वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इस लेक्चर को हमने नाम दिया है यूएस गैप टर्मिनोलॉजी। तो देखिए, जब आप पहली बार यूएस गैप को पढ़ते हैं आपको बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजीज को देखने को मिलती हैं। तो आज इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग यूएस गैप से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को समझ लेंगे। देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स, आपकी जो स्टडी हुई है, बीइंग इंडियन स्टूडेंट्स, बीइंग वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपने कभी यूएस गैप को नहीं पढ़ा है। तो डायरेक्टली यूएस गैप को हम स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यूएस गैप से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को क्या करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इन टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के बाद आप यूएस गैप को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये लेक्चर जो स्पेशली है वो यूएस सीपीए और यूएस सीएमए स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए। आपको इंटायर सब्जेक्ट में, यूएस सीएमए के फर्स्ट पार्ट में और यूएस सीपीए के फार सब्जेक्ट फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में, जब आप यूएस गैप को पढ़ेंगे ओवर द थ्रू, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्या है, देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर बात करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या चीजें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। एक तो हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट। देखिए, इंडियन स्टूडेंट इस इनकम स्टेटमेंट को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, लेकिन यूएस गैप में एक ही टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, इनकम स्टेटमेंट। इसी में से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलेगा और इसी में से आप क्या निकालेंगे, नेट इनकम। लेकिन ध्यान रखिए, हम यहां पर क्या बोलते थे, इंडियन स्टूडेंट नेट प्रॉफिट बोलते थे ना आप लोग। लेकिन यहां पर हम नेट प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करने वाले, हम क्या यूज करने वाले हैं, नेट इनकम। तो इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है, फॉर द ईयर एंडेड। देखिए, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं। फॉर द ईयर एंडेड मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या इनकम अर्न किया और क्या एक्सपेंडिचर किया, और उस इनकम एक्सपेंडिचर का नेट ऑफ जो रिजल्ट आता है वो होता है आपकी नेट इनकम। उसके बाद मैं बात करूं, बैलेंस शीट आपकी होगी। तो बैलेंस शीट सभी जानते हैं। अब यूएस में जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, वो 31 दिसंबर होता है। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग फाइनेंशियल ईयर एंड कब करते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। यहां पे इन जनरल आपका 1 जनवरी को जो ईयर स्टार्ट होता है वो 31 दिसंबर को एंड होता है। तो एक तो बैलेंस शीट हो गई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग से पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब आप ये समझ के चलिए कि आपको इनफ्लो और आउटफ्लो, बेसिकली कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जब कैश फ्लो टॉपिक आएगा देन विल डिस्कस। उसके बाद एक इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी इक्विटी का मतलब इंडिया के स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम समझते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हो कि यहां पर यूएस गैप में इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं आपको बता दूं, यूएस गैप में इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल तो बिल्कुल नहीं, और इक्विटी शेयर कैपिटल तो वर्ड यहां पर यूज भी नहीं किया जाता है। यहां पर यूज किया जाता है इक्विटी के लिए कॉमन स्टॉक। बेसिकली 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं, कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक। तो वो एक एक करके हम चीजें समझेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है तो ब्रॉडली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और एक आप सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी कैसे बनता है। और एक और बात, एक होता है नोट्स टू द अकाउंट्स। अब जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बहुत सारे क्या है, डिस्क्लोजर देने होते हैं डिस्क्लोजर्स देने होते हैं, जिसमें कि आपकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आ जाती हैं, कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आ जाते हैं, अकाउंटिंग एस्टीमेट आते हैं। तो जो भी डिस्क्लोजर है
वो किस में आता है, नोट्स टू अकाउंट्स में। और एक बात आपको ध्यान रखना है, नोट्स टू अकाउंट्स इज ऑल्सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन। देखिए गैप में क्या चलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन चलते हैं। तो एज पर ASC कोडिफिकेशन, नोट्स टू द अकाउंट्स इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर मैं पांचवी चीज और मेंशन कर दे रहा हूं, नोट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स किसको प्रिपेयर करना होता है सर, नोट्स टू अकाउंट्स जो है इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ही क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना होता है। तो ये थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, और आप एक और चीज देख रहे होंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। तो अभी इन सारी चीजों को मैं एक एक करके आप लोगों को समझाने वाला हूं कि बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है। सो ये सारी चीजों को आपको क्या है अच्छे से समझना होगा। सो बिकॉज ये यूएस गैप की टर्मिनोलॉजी है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, कंपोनेंट ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो एक बात आप ध्यान रखिए कि यहां क्या लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ अ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल में दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी दो चीजें आएंगी, एक आएगा शेयर होल्डर फंड, और आपका जो दूसरा आएगा वो होगा बोरोड फंड। तो शेयर होल्डर फंड बेसिकली हो गया आपका इंटरनल फंड हो गया। कौन सा हो गया, इंटरनल फंड, मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, और एक होता है बोरोड फंड। तो अब नीचे देखिए शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें ये लिखी हुई हैं। अब तीनों चीजों के साथ में एक वर्ड और लिखा है, इक्विटी कैपिटल। यूएस गैप में और IFRS में एक डिफरेंस है। IFRS इसको क्या बोलता है, इक्विटी, लेकिन यूएस गैप यहां पे क्या बोलेगा इसको, कॉमन स्टॉक। तो जब कभी भी कॉमन स्टॉक लिखा आए तभी आपने ये समझना है कि ये क्या है, इक्विटी कैपिटल। दूसरा होता है आपका प्रेफर्ड कैपिटल, यहां हम क्या बोलते हैं उसको, इंडियन स्टूडेंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली प्रेफर्ड शेयर की क्या डेफिनेशन होती है। उसके बाद एक रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग अगर हम एक मोटा मोटा तौर पे समझें, सो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, मतलब कंपनी ने जो करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया और पास्ट ईयर का प्रॉफिट, दोनों के प्रॉफिट को अगर हम जोड़ दें, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। और इक्विटी कैपिटल, प्रेफर्ड स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग मिलकर क्या बनता है, इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफर्ड शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग। और इसको में भी अभी हम और डिटेल में समझेंगे कि सर इक्विटी में क्या कोई और चीजें भी आ सकती, लेकिन अगर हम एक नट शेल में समझने की कोशिश करें, सो इक्विटी का मतलब होगा शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आ गई, प्रेफर्ड स्टॉक आ गया आपका और दूसरा आपका आ गया इक्विटी स्टॉक। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो एक होता है शेयर होल्डर फंड और एक होता है आपका बोरोड फंड। तो बोरोड फंड में आ गए आपके डेट आ गए, लाइक डिबेंचर, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट। कई कंपनीज क्या हैं, पब्लिक से फंड लेती हैं। जैसे पब्लिक क्या करती है, बैंक में पैसा डिपॉजिट करती, ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है, तो वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। तो बेसिकली इट्स अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, और ये एक कंपनी का क्या हुआ, डेट हुआ। सो डेट मतलब अब कभी भी आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में हो तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नॉट ओनली इक्विटी, शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड मिलकर क्या बनता है आपका, ये बनता है कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, एडिशनल पेड इन कैपिटल। सो अगर हम थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तो
इंडिया के जो स्टूडेंट हैं जनरली जब आप कंपनीज की अकाउंटिंग करते थे तो कंपनी की अकाउंटिंग में जब आप शेयर को इशू करते हैं तो शेयर को जब पार वैल्यू से एक्स्ट्रा प्राइस के ऊपर इशू किया जाता है ना, एक्स्ट्रा प्राइस के ऊपर, तो उस एक्स्ट्रा प्राइस को हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट कर देते हैं। जनरली अगर आप जनरल एंट्री याद करें, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगी। मतलब आपने अगर $100 का शेयर है, लेट्स से सॉरी $10 का शेयर, और उसको आपने 15 में इशू किया, तो आपने जो पार वैल्यू के ऊपर एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया ना, दैट इज कॉल्ड एडिशनल पेड इन कैपिटल। सो देखिए यहां पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें स्पेशली मेंशन है, इशूड प्राइस कितनी है आपकी 20 है और पार वैल्यू कितनी है $5। तो जो एडिशनल वर्ड जो पेमेंट लिया है APIC, एडिशनल पेड इन कैपिटल, ये जो 15 रुपीज है, ये 15 रुपीज हम किस में डालेंगे, एडिशनल पेड इन कैपिटल। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि एडिशनल पेड इन कैपिटल भी इक्विटी का ही पार्ट होता है। तो इक्विटी में सर प्रेफर शेयर आ गए, कॉमन शेयर आ गए, रिटेन अर्निंग आ गई और एक क्या आ गया, एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल की जनरल एंट्री आपको दिख रही होगी, कैश अकाउंट डेबिट। देखिए यहां पे कॉमन स्टॉक पर को कितने से क्रेडिट किया गया, 5 से क्रेडिट किया गया और 15 से हमने क्या किया है, एडिशनल पेड इन कैपिटल। तो एडिशनल पेड इन कैपिटल मतलब आप जब पार वैल्यू से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशनल पेड इन कैपिटल। और इंडियन स्टूडेंट याद कीजिए, जो एक्स्ट्रा अमाउंट था आप उसको कहां डालते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम में डालते थे। अब आपको एक स्लाइड्स मैंने बनाई है जहां पे कॉर्पोरेट की कैपिटल को मेंशन किया गया। इस चार्ट को आप देखिए, यहां पे सबसे पहले कॉर्पोरेट कैपिटल में क्या आ गया, आपका कॉमन स्टॉक आ गए, जिसको कि यूएस गैप में इक्विटी शेयर को ही क्या बोला जाता है, कॉमन स्टॉक। उसके बाद आ गया आपके प्रेफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, रिटेन अर्निंग। ये तीनों को हमने जोड़ा तो आपने देखिए यहां पे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल मतलब कॉमन स्टॉक प्लस प्रेफर्ड स्टॉक प्लस रिटेन अर्निंग। और अगर आपने कॉमन स्टॉक को या प्रेफर्ड स्टॉक को पार वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इशू किया है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हम किस में क्रेडिट करेंगे, एडिशनल पेड इन कैपिटल में डालेंगे। और एडिशनल पेड इन कैपिटल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इक्विटी। तो ये तीनों हो गए। नीचे आपको एक लेस करके दिया है ट्रेजरी स्टॉक। अब ये वर्ड आप बार बार देखेंगे, इसके लिए तो मैं पूरा टॉपिक है, लेकिन अभी इतना समझिए कि जब एक कंपनी अपने खुद के शेयर को रीपरचेस कर लेती है, अपने ही शेयर को बाय बैक कर लेना, जब एक कंपनी अपने ही शेयर को खुद खरीद लेती, पहले कंपनी ने शेयर इशू किए और फिर खुद ही उस शेयर्स को क्या कर लिया, खरीद लिया, तो वो जो ट्रेजरी स्टॉक है, तो ध्यान रखिए ट्रेजरी स्टॉक को हम कभी भी कैपिटल का पार्ट नहीं मानते, इसको आउटस्टैंडिंग कैपिटल का पार्ट नहीं मानते, इसीलिए इसको इक्विटी में से क्या किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो इक्विटी में सर क्या क्या चीजें आ गई, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल जिसमें कि दो चीजें होती हैं, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक। और अगर कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक को अगर हम किस पे इशू करते हैं, सर पार वैल्यू से ज्यादा पे इशू करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो हमारा कहां जाता है, सर एडिशनल पेड इन कैपिटल में हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और एक अगर हम अपने ही शेयर को क्या कर लेते हैं, या लिख देता हूं मैं, बाय बैक कर लेते हैं, सो उसको हम आउटस्टैंडिंग नहीं मानते, उसको हम हमारी इक्विटी कैपिटल में से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सर इन तीनों का टोटल, किन तीनों का ध्यान से समझिए, कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग, इन चारों को जोड़कर उसमें से जब ट्रेजरी स्टॉक को माइनस कर दिया जाता है ना, इसी टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी।
तो आप ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको इक्विटी वर्ड देखने को मिले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर इक्विटी में मतलब शेयर होल्डर फंड भी आ गया, एडिशनल पेड इन कैपिटल भी आ गई और रिटेन अर्निंग भी आ गई और उसमें से ट्रेजरी स्टॉक भी माइनस। इन सबके टोटल को, नेट ऑफ टोटल को हम क्या बोलेंगे? इक्विटी बोलेंगे, ना कि इक्विटी शेयर के। तो ये टर्मिनोलॉजी थी। आगे बढ़ते, अब यहां पे ट्रेजरी स्टॉक का एक जनरल एंट्री समझाई गई है कि जब एक कंपनी अपने ही शेयर को क्या करती है? खरीद लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजरी स्टॉक। तो अगर मैं डेफिनेशन को पढ़ूं तो ट्रेजरी स्टॉक ऑल्सो नोन एज ए ट्रेजरी शेयर और रीएक्वायर्ड शेयर रेफर्स टू प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग, मतलब जो शेयर आपने इशू किए थे उसी शेयर को जब आपने खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड रीएक्वायर्ड स्टॉक that bought back from the stockholder by issuing company. The result is that the total number of outstanding share on the open market decrease. तो सोचिए, जब आप अपने ही शेयर को खरीद लेंगे तो जो नंबर ऑफ शेयर, लेट से आपके 20,000 शेयर थे और 20,000 शेयर में से आपने 20,000 शेयर में से आपने 5,000 को वापस खरीद लिया, तो मुझे बताइए मार्केट में कितने बचेंगे? 15,000 शेयर बचेंगे। तो यहां पर जनरल एंट्री समझाई गई है कि ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश। सो जब आप अपने ही शेयर को खरीद लेते हैं तो वो आउटस्टैंडिंग शेयर में काउंट नहीं किया जाता है, उसको आपने क्या करना है? आउटस्टैंडिंग से सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो इसके ऊपर तो पूरी जनरल एंट्री हम समझेंगे, लेकिन बेसिकली ये यूएस गैप को समझने के लिए टर्मिनोलॉजी है कि जब आप अपने ही शेयर को खरीद लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक। अब यहां पर प्रेफर्ड स्टॉक की डेफिनेशन को समझाया है कि प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है। सो चलिए समझते हैं। तो देखिए, प्रेफर्ड के साथ में एक नाम है, पहले से एक नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, सुन रहा होगा। प्रेफर्ड मतलब इनको कहीं ना कहीं क्या है? किसी चीज का प्रेफरेंस राइट होगा। तो किन चीजों का प्रेफरेंस राइट होगा? तो अगर कंपनी को डिविडेंड बांटना है, अगर कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो कॉमन स्टॉक को डिविडेंड देने से पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपनी प्रेफर्ड स्टॉक को क्या है? डिविडेंड बांटना होगा। तो पहला प्रेफरेंस राइट क्या हो गया सर? पहला प्रेफरेंस राइट हो गया कि आप क्या कर रहे हैं? कॉमन शेयर से पहले प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड दे रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। दूसरा, प्रेफर्ड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। अब सोचिए, कंपनी का लिक्विडेशन हो गया और कंपनी हो गई बंद, तो लोगों को उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कॉमन स्टॉक से पहले आपको प्रेफर्ड स्टॉक को क्या करना पड़ता है? पेमेंट वापस करना। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक से भी पहले आपको कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटीज को, जो भी आउटसाइडर्स हैं, उनको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले पेमेंट। जैसे डेट है, बॉन्ड है, डिबेंचर होल्डर है, तो दे ऑल आर आउटसाइडर। तो आउटसाइडर को आप क्या करेंगे? पहले पेमेंट बांटेंगे, उसके बाद कुछ बच जाएगा, प्रेफर्ड स्टॉक को बांटेंगे, उसके बाद किसको बांटेंगे? कॉमन शेयर को। और अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ध्यान रखिए, प्रेफर्ड को हमेशा एक फिक्स्ड रेट से क्या करना पड़ता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना। और इवन दो कॉमन स्टॉक को तो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? अपनी बोर्ड मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, उस बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेते हैं कि हमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कि कॉमन शेयर है उनको डिविडेंड बांटना है, या जो प्रॉफिट है उसको एक्सपेंशन के लिए क्या करना है? यूज करना। अगर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस साल हम डिविडेंड नहीं बांटेंगे। तो ध्यान रखिए, कॉमन स्टॉक को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक को फिक्स रेट से क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद कॉमन स्टॉक को ना एक कन्वर्जन ऑप्शन भी होता है। सर कन्वर्जन ऑप्शन मतलब कि आप क्या कर सकते हैं? कॉमन स्टॉक को कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब
एक फिक्स डेट पर वो अपने प्रेफर्ड स्टॉक क्या कर सकते हैं, प्रेफर्ड शेयर को, कॉमन शेयर को नहीं, प्रेफर्ड स्टॉक को हम एक ऑप्शन देते हैं कि वो अपने प्रेफर्ड स्टॉक को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉमन स्टॉक पे कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडियन स्टूडेंट इक्विटी शेयर में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक कॉलेबिलिटी होती है, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक को क्या होता है, उनका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मतलब एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको उनका पेमेंट वापस करना होता है। लेकिन इक्विटी शेयर का, कॉमन शेयर का कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, प्रेफर्ड स्टॉक का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो जब आपको उनका पेमेंट वापस करना है तो उनकी मैच्योरिटी से पहले भी आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और उनका पेमेंट उनको वापस कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स में अगर हम बात करें तो प्रेफर्ड शेयर में क्यूमुलेटिव, अब क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर आपने प्रेफर्ड स्टॉक को कभी डिविडेंड नहीं दिया किसी एक साल, लेट्स से कंपनी ने 2020 में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए थे ड्यू टू कोरोना वायरस एंड कोविड सिचुएशन, 2020 में कंपनी के प्रॉफिट उतने सफिशिएंट नहीं थे, तो कंपनी ने क्या डिसीजन लिया कि इस साल हम प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड नहीं देंगे। तो अगर वो क्यूमुलेटिव है ना, क्यूमुलेटिव, तो उनका जो डिविडेंड है वो एरियर बन जाएगा और कंपनी को 2021 में 2020 का प्लस 2021 दोनों का क्यूमुलेटिव करके क्या देना होगा, डिविडेंड। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो बेसिकली जो रिटेन्ड अर्निंग है ना, वो भी पार्ट ऑफ इक्विटी। आप यहां पे एक स्टेटमेंट देख रहे होंगे, यहां पर आपको बिगिनिंग पीरियड की रिटेन्ड अर्निंग गिवन है और उस बिगिनिंग पीरियड की रिटेन्ड अर्निंग में हमने ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट कमाया, ध्यान रखिए रिटेन्ड अर्निंग में करंट ईयर प्रॉफिट प्लस प्रीवियस प्रॉफिट दोनों आते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है ये आपका करंट ईयर प्रॉफिट है। उसके बाद आपने क्या किया, इस डिविडेंड, इस रिटेन्ड अर्निंग में से कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड होता है ना, वो हमेशा रिटेन्ड अर्निंग में से ही दिया जा सकता है। अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो रिटर्न ऑफ कैपिटल कहलाता है कि आप सामने वाले की कैपिटल वापस कर रहे हैं। तो जब तक आपके पास रिटेन्ड अर्निंग नहीं होगी आप प्रॉफिट को बांट नहीं सकते, गोल्डन वर्ड, ये बात आपको याद रखना। उसके बाद एक आता है स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है, अगर बिल्कुल लेमन टर्म में बोलूं, बोनस शेयर। सर बोनस शेयर मतलब जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर देती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। सर कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस क्यों देती है? देखिए मान के चलिए कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया है, लेकिन कंपनी ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो कैश में अर्न नहीं किया। अभी कंपनी का कैश क्रंच है, कंपनी का कैश की शॉर्टेज है, लेकिन कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रॉफिट का तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, तो वो कैश डिविडेंड ना देते हुए क्या कर सकती है, स्टॉक डिविडेंड दे देती है। तो जैसे मान के चलिए कंपनी के पास स्टार्टिंग में 20,000 शेयर है और कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लेट्स से 10,000 शेयर और इशू किए, मतलब बदले में कुछ पेमेंट रिसीव नहीं किया, तो टोटल हो गया 30,000 शेयर। तो ये जो 10,000 दिया ना, इसको हम किस में से रिड्यूस करेंगे सर, हमारी रिटेन्ड अर्निंग में से हम क्या करेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टॉक डिविडेंड का मतलब होता है बोनस शेयर, जब कंपनी के पास कैश क्रंचेस हैं या कंपनी डिविडेंड ना बांटते हुए उस प्रॉफिट को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहती है, बेटर जगह इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी कुछ देना चाहती है, तो वो उनको स्टॉक डिविडेंड, बोनस शेयर के बदले में कंपनी के पास से शेयर्स तो जाते हैं लेकिन बदले में कोई फंड नहीं आता है, तो इसको हम रिटेन्ड अर्निंग से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो सर ओपनिंग प्लस नेट इनकम माइनस कैश डिविडेंड और उसमें से स्टॉक डिविडेंड आप माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो होगा आपका आरई। और रिटेन्ड अर्निंग इज ए पार्ट ऑफ, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ये किसका पार्ट है, इक्विटी का पार्ट होता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ होल करिकुलम समझ में आना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट बनाया हुआ है जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के नाम से जानते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं।
इसको तो सबसे पहले स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। अभी मैंने आपको बताया था कि स्टॉक होल्डर इक्विटी में कॉमन शेयर आते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक आते हैं, और देखिए तो यहाँ पेड इन कैपिटल में अलग से जो आपने एडिशनल पेड इन कैपिटल ली है, मतलब जब शेयर को पार वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इशू किया तो जो एक्स्ट्रा पैसा लिया है आपने, दैट इज कॉल्ड पेड इन कैपिटल। और ये पेड इन कैपिटल, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग, और जस्ट नीचे देखिए एक वर्ड और आ रहा है, एक्यूमुलेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI। अब ये आप लोगों के लिए एक नई टर्मिनोलॉजी हो सकती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको किया था कवर। सो देखिए OCI का मतलब होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसके साथ में लिखा है एक्यूमुलेटेड। साथ में क्या लिखा है? एक्यूमुलेटेड। तो एक्यूमुलेटेड का मतलब पास्ट की OCI प्लस करंट OCI। तो सर OCI क्या है? तो देखिए OCI में बहुत सारी इनकम कवर होती है, लेकिन अभी इसको हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इतना बता दूं कि जितने भी नॉन कैश या अनरियलाइज कह लीजिए आप, प्रॉफिट और लॉस, अनरियलाइज, द बेसिक टर्मिनोलॉजी इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, गेन और लॉस। मतलब आपने अभी एक्चुअल में रियलाइज नहीं किया है, तो जितने भी अनरियलाइज जितने भी है वो OCI में नहीं आते। मैं आपको सिर्फ एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए जब OCI चैप्टर को कवर करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कैश फ्लो हेज, उसके बाद फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, पेंशन से रिलेटेड प्रायर पीरियड सर्विस कॉस्ट, पेंशन एडजस्टमेंट, तो वहां हम उसको समझेंगे OCI। लेकिन सर हमें ये तो पता हो कि स्टॉक होल्डर के इक्विटी में पेड इन कैपिटल, एडिशनल पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग और AOCI भी आता है। मतलब AOCI इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सर पेड इन कैपिटल शेयर होल्डर की, चाहे प्रेफर्ड हो, चाहे स्टॉक हो, रिटेन अर्निंग हो, एडिशनल पेड इन कैपिटल हो, चाहे AOCI हो, ये सब मिलाकर इक्विटी बनती है। और इस इक्विटी में से ट्रेजरी स्टॉक को हम माइनस करते हैं। OCI का मैं पूरा डिटेल कवर करने वाला हूं, क्योंकि ये ना बहुत सारी ऐसी चीजें जो OCI में आती हैं, तो वो उसके लिए एक सेपरेट हम पढ़ेंगे। जैसे कोई डेट सिक्योरिटीज है, उसको हमने सेल कर दिया, उसके ऊपर या उसको बैलेंस शीट डेट पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू में जो चेंजेस आए उसके कारण OCI में क्या इंपैक्ट होता है, ये मेन करिकुलम जब हम पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि स्टॉक होल्डर इक्विटी में OCI भी कवर होता है, और OCI अनरियलाइज्ड गेन प्लस किसका पार्ट है? इक्विटी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सर कितनी सारी चीजें आ रही है, आप नोटिस कर रहे हैं? अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो ही जाता है, इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े बगैर अगर USCMA या CPA के फार को पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत आई। अब देखिए यहां पे एक वर्ड आ गया कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके पहले आया OCI अलग है चल रहा है सर, OCI अलग चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलग चल रहा है, नेट इनकम अलग चल रहा है, रिटेन अर्निंग, तो सब कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है और यहां पे लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव। तो सर कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रकार का स्टेटमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें दो इनकम आती है। कौन कौन सी? एक नेट इनकम। नेट इनकम कहां से निकलती? नेट इनकम सर हम इनकम स्टेटमेंट जब बनाते हैं ना उसमें से निकालते हैं। और एक अभी जस्ट हमने पढ़ा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जैसे एग्जांपल दिए फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, पेंशन एंड पोस्ट, ये सारी चीजें हम OCI वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट क्या होते हैं, पेंशन से रिलेटेड हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सर नेट इनकम प्लस OCI, नेट इनकम प्लस OCI इज इक्वल टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसका एक अलग स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो सर पहले आपने समझा एडिशनल पेड इन कैपिटल, जब शेयर की प्राइस को एक्स्ट्रा इशू किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशनल पेड इन कैपिटल। रिटेन अर्निंग में सर हमने स्टेटमेंट समझा करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट माइनस
कैश डिविडेंड माइनस स्टॉक डिविडेंड, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। फिर आपने बताया सर ओसीआई, ओसीआई का मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब अनरियलाइज्ड गेन, जिसके कुछ एग्जांपल दिए, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन, पेंशन एडजस्टमेंट, जो कि हम सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लस नेट इनकम और ओसीआई का जो टोटल है वो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज अ सेपरेट थिंग, ये एक प्रकार का क्या है, स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक ना फाइनल स्टेटमेंट, आप देखिए बोर्ड पे देखिए, बहुत 2 सेकंड के लिए देखिए, आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है, मैं इधर हो जाता हूं। सो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, कई बार इसको बोला जाता है चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी इसी को बोला जाता है। सर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर इक्विटी मतलब आपने देखिए यहां पर आपको बिगिनिंग बैलेंस दिख रहा है और आपको 5 कंपोनेंट दिख रहे होंगे, कुछ कंपोनेंट दिख रहे होंगे इक्विटी के। सर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी मतलब कॉमन स्टॉक दिख रहा है, सर पेड इन कैपिटल दिख रहा है, रिटेन अर्निंग दिख रहा है, ट्रेजरी, और ये टोटल, ये पांचों कंपोनेंट जो इक्विटी के कंपोनेंट है उसका रिकॉन्सिलेशन ही क्या है, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी। रिकॉन्सिलेशन मतलब सर ओपनिंग बैलेंस आपका ये अमाउंट है 20 मिलियन है और ये 24.1.5 मिलियन है, तो ये 20 से 24.15 कैसे हुआ, सर हमारी बिगिनिंग में कॉमन स्टॉक था 20 मिलियन, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया 3 मिलियन का, 3 मिलियन के नए शेयर इशू किए और कुछ स्टॉक डिविडेंड इशू किया, तो ओपनिंग से जो क्लोजिंग में चेंजेस आया है 20 से 24.15 हुआ, उसमें चेंजेस का रीजन क्या है, उसका एक स्टेटमेंट बनाना। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच में जो चेंजेस आए उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी। सर ओपनिंग 20 मिलियन था, एंड में 24.15 है, कॉमन स्टॉक, इसका मतलब कुछ इशू किए। इसी तरीके से पेड इन कैपिटल भी बढ़ी है, सर शुरू में 25 थी, एंड में कितनी होगी 41.6, तो ये बीच में कुछ हमने स्टॉक इशू किए हैं, तो उसके कारण हमारी एडिशनल पेड इन कैपिटल बढ़ी है। सर रिटेन अर्निंग भी बढ़ी है और ट्रेजरी स्टॉक हमने कुछ और ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है, बायबैक किया। तो नीचे यहां पे देखिए टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी जो थी आपकी 51 मिलियन थी और एंड में 66.5 है, तो इसके बीच में जो चेंजेस का रीजन है उस चेंजेस के रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो गाइस अगर आप यूएससीएमए के स्टूडेंट हैं, सीपीए फार पढ़ रहे हैं, तो यूएस गैप की जब तक टर्मिनोलॉजी अच्छे से नहीं समझेंगे आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे। तो ये तो केवल एक स्टार्टिंग का लेक्चर था, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपके बेसिक फंडामेंटल्स में कवर होंगे, लेकिन इस छोटे से लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के साथ साथ जो न्यू कमर्स हैं, जो यूएससीएमए ज्वाइन कर चुके हैं या यूएस सीपीए फार सब्जेक्ट को, सो दे विल गेट द प्रॉपर आइडिया कि किस तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना पड़ता है। तो हमने इस छोटे से लेक्चर में कोशिश की है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूएस गैप की टर्मिनोलॉजी को क्या है अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियोस जो है इस चैनल के थ्रू शेयर किए जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसकी टाइम टू टाइम यूएस गैप से रिलेटेड, यूएस ऑडिटिंग से रिलेटेड जैसे इशूअर हैं, पीसीओबी स्टैंडर्ड्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ओवर द पीरियड अभी मैं क्या करने वाला हूं, अपलोड करने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।